जो हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उसको उनके लिए बहुत ही मौजू विषय है ये। उनके बच्चे जिनका भविष्य है, उनके भविष्य को संवारने से जुड़ा हुआ विषय है ये। और ये हम सबका सौभाग्य है कि भारत की सरकार ने 75 वर्ष ऐसे ही रस्मी तौर पर नहीं मनाए, इसको अमृत वर्ष महोत्सव का नाम दिया। और रस्मी तौर पर मनाते तो 75वां वर्ष मना के घोषित हो जाते, लेकिन आने वाले 25 वर्षों का टारगेट सेट कर दिया, उसको अमृतकाल नाम दे दिया। मोदी जी वैसे भी हर अफसर को भुनाने में भरोसा करते हैं, कैजुअल अप्रोच नहीं है उनकी, किलर इंस्टिंक्ट है उनके अंदर। कुछ लोग होते हैं, कुछ काम करते हैं तो उसको कैजुअल तरीके से कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल किलर इंस्टिंक्ट के साथ काम करते हैं कि ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसको बार बार बोलना है, और जब तक पूरा हो जाए तब तक बोलते रहना है, चर्चा करते रहना है। हमारे बघेल खंडी में तो कहावत भी है, गाय गाय ब्याह हो जाता है। जब हम बोलेंगे नहीं तो हम सोचेंगे कैसे, जब हम सोचेंगे नहीं तो टारगेट का स्मरण कैसे होता रहेगा, और जब तक टारगेट का स्मरण नहीं होगा तो एहसास कैसे होगा कि अभी टारगेट दूर है कि नज़दीक है, कि हमारी गति ठीक है कि नहीं है, गति को बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं है, सबको उस दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता है कि नहीं है। और इसलिए बहुत ज़्यादा ये अमृत काल है जो 25 साल चलेगा, 100 साल में पूरा होने वाला ये अमृत काल। और इसमें जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, भारत को की अर्थव्यवस्था को हमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि ऐसी कोई चुनौती नहीं है, और चुनौतियों को पार करके हम विश्व गुरु के स्थान पर पहुंच नहीं सकते। और वैसे भी ये हमने थोड़ी कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया था 19वीं शताब्दी में कह दिया था, शिकागो में 19वीं शताब्दी में कह दिया था कि 21वीं सदी भारत की हो। और देखिए उस महापुरुष के भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग कैसा बन रहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, और नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को दुनिया लोहा मान रही है। पहले तो हमारी लीडरशिप को हमारे यहाँ ही लोग लोहा नहीं मानते थे, लेकिन अब दुनिया लोहा मान रही है। अर्जेंटीना और फिलिस्तीन का झगड़ा कितना पुराना है और कितना खतरनाक झगड़ा है उनका, लेकिन फिलिस्तीन का राष्ट्रपति कहता है कि हमारे और अर्जेंटीना के लड़ाई को यदि कोई समाप्त कर सकता है तो अमेरिका और चाइना समाप्त नहीं कर सकती, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाप्त करा सकते। अब तो अमेरिका और चाइना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वो दृश्य देख के ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के वो सारे मठाधीश नेता अब हमारे नेता के सामने कोने नजर आने लगे। अरे पहले तो हम ही थोड़ा कमज़ोर दिखते थे, अब वो ज़्यादा बड़े दिखते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब हमारे लीडरशिप के सामने हमारा नेता जब चाहता है तो उनको बुला के झूले में झूला देता है, जब चाहता है गोलगप्पे खिलवा देता है, जहाँ कहते हैं यहाँ बैठो तो वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। यही तो ग्लोबल लीडर के रूप में लोग दिखाई देते हैं, और इसलिए बिना अच्छे नेतृत्व के बड़े महान लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। तो हमारे पास लीडर है, हमारे पास दृष्टि है, विजन है, इच्छा शक्ति है,
जब इच्छा शक्ति है, लीडर है, नीति और नियति सभी कुछ अच्छी है, तो फिर ये अमृतकाल हमारे लिए वरदान साबित क्यों नहीं हो सकता? अमृतकाल में 4-6 लक्ष्य रखे गए हैं कि प्रति व्यक्ति आय हमको बढ़ा के और एक उस सीमा तक ले जानी है। जैसे 8-10 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, दुगनी हुई है, लेकिन हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। हमारी आर्थिक स्थितियाँ का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि कोविड काल में 28 महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन खिलाने का की ताकत हमारे देश ने दुनिया को दिखाई है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन और 130 करोड़ लोगों को कोविड का इंजेक्शन, वो डबल डोज क्या कहते हैं, वैक्सीन डबल डोज खुद अपने हिंदुस्तान में बना के, और इस 130 करोड़ लोगों को 2-2 डोज लगाकर मुफ्त में, ये क्षमता दुनिया के किसी देश ने नहीं दिखाई। लोगों ने पैसा ले लेके वैक्सीन लगवाया है अमेरिका और अन्य देशों में, हमारे यहाँ मुफ्त में, और हमारे देश के अंदर वैक्सीन बनाकर, और बल्कि दूसरे देशों में वैक्सीन देने का भी काम हमने किया। कुछ देश जो बड़े विकसित माने जाते हैं, उन्होंने थोड़ा सा धमकी भी दी थी कि भारत हमको वैक्सीन नहीं देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गिड़गिड़ा रहे थे हमारे सामने, हमको वैक्सीन दे दो। गीदड़ भभकी भी दे रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि ऐसे मामलों में क्या तुम्हारी गीदड़ भभकी, तो हमको वीरता से ले, वैक्सीन चाहिए तो ले लो वैक्सीन, हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है। हम अपने देश के अंदर इतनी वैक्सीन हम बना रहे हैं कि अपने देशों को भी, हम देश के नागरिकों को भी डबल डोज लगवा देंगे, और आपको जरूरत है तो आपके लोग भी। हम तो विश्व बंधुत्व सर्वे संतु निरामया, हम तो पूरा विश्व एक परिवार है, उस मंत्र को लेके आगे चलने वाले लोग हैं। और दुनिया को भी वैक्सीन देना और अपने देश के लोगों को भी वैक्सीन लगवाना, ये बहुत बड़ी क्षमता हमारे देश ने दिखाई है। संकट के काल पर, तो संकट काल में हमने अपनी क्षमता दिखा दी, तो अमृत काल में हम क्या करेंगे कि दुनिया देख समझ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ जो काम हुआ, अभी गुप्ता जी बता रहे थे, शानदार बाहें फैलाई हुई 4 लेन की सड़कें पहले कहाँ देखने को मिलती। मैं तो एक बार दिल्ली से चंडीगढ़ गया और वहाँ पर 4 लेन की सड़कें देखा, तो मैंने कहा कि ऐसी सड़कें हमारे यहाँ नहीं है, क्या नहीं हो सकती हैं? हमारे यहाँ तो 2 लेन की सड़क भी गड्ढे से भरी रहती है। रीवा से बनारस जाओ, रीवा से इलाहाबाद जाओ, तो कहाँ पर सड़क है और कहाँ पर गड्ढा है पता नहीं चलता। लेकिन आज तस्वीर बदल गई। लोग माने ना माने, कुछ लोग माने ना माने, लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मान रहे हैं। हमारी विकास की दर बढ़ गई है, 7% विकास की दर इस बार रही है, जबकि दुनिया के कई देशों में बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन इस झटके को सहते हुए हमने 7% मेंटेन रखा है। अब ये विकास की दर को 10% तक पहुंचाने का लक्ष्य, और आर्थिक समीक्षा के मानते हैं कि जिस दिन 10% विकास की दर भारत की हो जाएगी, उस दिन दुनिया का कोई भी देश आर्थिक रूप से भारत के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा हमारा। अब ये विकास की दर कैसे बढ़े, ये विकास की दर कैसे बढ़े, इसके लिए हर हाथ को काम देना पड़ेगा। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ऐसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल का सबसे बड़ा अस्त्र होगा विकास का हमारा शिक्षा और कौशल। शिक्षा के माध्यम से और उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करके हम उनको हाथों को रोजगार, या तो स्वरोजगार हो या एम्प्लॉयमेंट हो, नौकरी हो, या नौकरी देने वाले बने और यह नौकरी प्राप्त करने में सक्षम हो जाएं। इस प्रकार की शिक्षा और कौशल की शिक्षा हमारा सबसे बड़ा अस्त्र होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप नहीं है, ये हमारे लिए वरदान है यदि हम इसको सही दिशा में ले जाने का काम करने में सफल हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन, हाईवे, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, संचार, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारे क्षेत्रों में जिस तरीके से काम शुरू हुआ है 2014 के बाद से,
वो लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ाना चाहती है हमारी सरकार। अमृतकाल के दौरान उसको एक नई गति देना चाहती है। आज यहाँ संगोष्ठी हो रही है, चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है, शोध पत्र लिखे गए हैं, बुक पुस्तकें बन गई, 43 शोध पत्र, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। और ये पूरे देश में चल रहा है। एक नया हम चल रहे हैं, फिर दौड़ेंगे, फिर उड़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जब तक कर नहीं लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो, अब तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। 2047 लक्ष्य है, उसके पहले ही भारत दुनिया के सभी देशों को पीछे करके सबसे आगे निकलने के लिए वो खड़ा हुआ है। लीडर के प्रति एक भरोसा है, एक उत्साह है। अभी कल हम लोगों ने रोजगार दिवस मनाया, उसमें युवा नीति की घोषणा की गई है। कितने लोगों ने युवा नीति को फेसबुक में या यूट्यूब में देखा है? हमारे बच्चे जरा हाथ उठाएं। जिन लोगों ने नहीं उठाया वो लोग फेसबुक में जाइए, मुख्यमंत्री के फेसबुक को, और उसको एक एक लाइन पढ़िए, क्योंकि वही आप लोगों के लिए आगे बढ़ने का उसमें सूत्र है। क्योंकि सरकारी योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं को लाभ उठाता है वही जो आगे आता है। आगे आओ, लाभ उठाओ। सरकार की तमाम योजनाओं के ऊपर लिखा रहता है, आगे आओ, लाभ उठाओ। तो आगे तो तभी आएंगे जब उसको जानेंगे कि उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है, हमारे लिए क्या है इसमें, और हम कैसे आगे बढ़े। उसमें तो 12वीं के बाद यदि आप अप्रेंटिस करेंगे तो अप्रेंटिस करेंगे तो सरकार 8,000 रुपये देगी। मान लो आपको BTL फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने के लिए सरकार ने प्लेसमेंट करा दिया, तो 8,000 सरकार देगी और वो जो देगा BTL वाला वो अलग देगा, और उस दौरान आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। और उस ट्रेनिंग के बेसिस पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हमारे देश में हो रही है, मेक इन इंडिया, दुनिया के देशों से भारत में आओ और निवेश करो का जो आह्वान किया जा रहा है। हमने उस दिन एयरपोर्ट के भूमि पूजन में मुख्यमंत्री और सिंधिया जी थे, तो मैंने कहा कि मैं जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो मैं चेन्नई में मुख्यमंत्री के साथ, हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में बिजनेस सेमिनार किए जाता था। यहाँ तक कि लंदन और अमेरिका भी गया, वहाँ इसी प्रकार से बिजनेस सेमिनार होता था, जिसको रोड शो कहते हैं। और वहाँ पर जब टी ब्रेक होता था और लंच ब्रेक होता था तो मैं उन लोगों को कहता था कि मध्य प्रदेश तो आइए, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा स्थान हमारा विंध्य क्षेत्र है, रीवा है, वहाँ पर आइए। और मैंने उनसे बड़े मंच में कहा कि मैं पूरे मध्य प्रदेश का इंडस्ट्री मिनिस्टर था, लेकिन अपने क्षेत्र के प्रति मेरी लगाव स्वाभाविक है। वैसे मैं चाहता था कि इसमें से ज़्यादा लोग रीवा आ जाए। तो लोग कहते थे कि मैं बताता था बड़ा पोटेंशियल है रीवा में, 40 मिलियन टन सीमेंट पैदा होती है, 15,000 मेगावाट थर्मल से बिजली बनती है, सोलर प्लांट है हमारे यहाँ, नेशनल पार्क है हमारे यहाँ, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है हमारा एरिया, यूपी से लगा हुआ है, जहाँ 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, बाजार है सबसे बड़ा हमारे से लगा हुआ। ऐसे आइए रीवा में, मध्य प्रदेश आइए, और मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर में मत रुकिए, आइए रीवा आइए, वहाँ पर्याप्त जमीन है, पानी है, बिजली है। तो लोग कहते थे वास्तव में आपका क्षेत्र बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्या एयरपोर्ट है वहाँ? तो मैं निरुत्तर हो जाता था। और मैंने उस दिन मंच से कहा कि मैं निरुत्तर हो जाता था कि एयरपोर्ट है। तो मैंने कहा कि एयरपोर्ट जब तक बना नहीं देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और प्रधानमंत्री ने उड़ान स्कीम, जैसा भी गुप्ता जी बता रहे थे कि उड़ान स्कीम बनाई, तो मैंने कहा कि अब न चूको चौहान, रीवा को उड़ान में शामिल करके, और आज आप देखिए कि 250 करोड़ रुपए से हम ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, और 250 करोड़ का बजट सैंक्शन हो गया है, उसका टेंडर होगा, 50 करोड़ का हो चुका है, उसका काम चल रहा है। 500-600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हमारे रीवा में आ गया, और एक बार हवाई अड्डा बन गया तो फिर
हाँ इतना पोटेंशियल है कि हवाई जहाज उड़ाने वाले फिर कहेंगे हम तो रीवा से ही चलेंगे, क्योंकि वास्तव में दम तो रीवा के लोगों में है, पेइंग कैपेसिटी तो रीवा के लोगों में। ये पेइंग कैपेसिटी का मामला, परचेजिंग प्रति व्यक्ति आय, ये विकास का हमारा मानदंड होगा। रीवा में पहले विकास की प्रति व्यक्ति आय कितनी कमजोर थी, सिंचाई की नहरें नहीं थी, बाण सागर बन गया तो धरती से दौलत पैदा होने लगी, तो किसानों की जेब में पैसा आ गया, और किसानों की जेब में पैसा आया तो बाजार में पैसा खर्च होने लगा, तो बाजार की रौनक बदलने लगी। स्थिति पैदा कर हम लोग करेंगे कि रीवा के चारों तरफ यदि बैरिकेड्स लगा दे, उसको तोड़ तोड़ के लोग आएंगे रीवा में कि नहीं हम अस्पताल खोलेंगे रीवा में, हम स्कूल खोलेंगे रीवा में, हम शोरूम खोलेंगे रीवा में, क्योंकि पैसा खर्च करने की क्षमता यदि सबसे ज़्यादा कहीं है तो रीवा में है। ये स्थिति निर्मित होगी। ये 15 साल पहले भाषण था, और आज आप देखिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तो बना, लेकिन 4 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के बन रहे हैं, और 4 बन रहे हैं नए। कल मुझे कोई बता रहा था कि ये जो मेदांता वालों से टाई अप कर लिया है, जो राजकपूर ऑडिटोरियम के सामने जो मेडिकल मॉल बन रहा है, उसमें मेदांता वालों से टाई अप हो रहा है, और उस तरीके का वो एक मल्टी स्पेशलिटी 140 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है। क्यों जाए हमारे यहाँ के लोग बीमारी के बाद नागपुर और दिल्ली और बम्बई इलाज कराने के लिए? क्यों नहीं वो सारी सुविधाएं हमारे रीवा में हो सकती है? क्यों जाए हमारे बच्चे कोचिंग लेने के लिए कोटा? तो कोटा में जो लोग कोचिंग चला रहे हैं वो रीवा में अपने सेंटर को नहीं शुरू कर सकते हैं। और इसलिए हमने कहा कि मेडिकल हब बनाएंगे नागपुर की तरह रीवा को, और एजुकेशन हब बनाएंगे कोटा की तरह रीवा को, और ये उसी प्रकार के लक्ष्य है, क्योंकि हमें अवसर का लाभ लेना है। ये अमृतकाल चल रहा है, उसमें चुनौतियाँ, आपका विषय है चुनौतियाँ और संभावनाएं। चुनौतियाँ तो मुझे कुछ लगती नहीं। जब कोई कह देता है ये काम बहुत कठिन है, तो मैं कहता हूँ आपको इस काम को जब तक करा नहीं लूँगा तब तक मालूम है। अभी एक दिन मैंने रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि ये बेड बहुत कम पड़ रहे हैं, पूरे विंग से लोग आ रहे हैं, 240 बेड का है, बहुत छोटा है। हमने कहा ठीक है, इसको 400 बेड का करते हैं, एस्टिमेट बनाइए। हमने बता दिया कि हर फ्लोर में एक एक्सटेंशन ब्लॉक बना दीजिए। एस्टिमेट बना 35 करोड़ का। भोपाल गया, भोपाल में बातचीत हुई, फिर एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि हमने कहा इसको इस प्रकार से करना है, तो कहीं साथ ही संभव नहीं है। हमने कहा कि आपको मालूम नहीं रीवा में जितने काम हुए हैं सब असंभव वाले काम हुए हैं, तो आप ये कह दिया संभव नहीं, तब तो ये निश्चित होगा। तो थोड़ी देर में उन्होंने हथियार डाल दिए। जब उनको समझाया, तो अब इस बजट में जो अभी पास हुआ है उसमें 35 करोड़ रुपए रीवा के सुपर स्पेशलिटी के एक्सटेंशन के लिए मंजूर हो गए हैं। तो उसका जल्दी से टेंडर होगा, उसका काम होगा। ये सारे वो चीज़ें हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आती है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आर्थिक गतिविधियाँ नहीं बढ़ेंगी, और आर्थिक गतिविधियाँ नहीं बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे, और रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी, और यदि बेरोजगार लोगों की फौज रहेगी तो भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो सकता। ये अभिशाप नहीं है, ये जनसंख्या, ये वरदान है। इसको प्रोडक्शन में लगाना है, नॉन प्रोडक्टिव। यदि हमारी पॉपुलेशन रहेगी तो देश तरक्की के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। इस मर्म को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पकड़ा है। इसलिए रोजगार दिवस हर 3 महीने के बाद रीवा में होता है। तो कल के रोजगार दिवस में हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए अपने बेरोजगार नौजवानों को जो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, जिनके लिए कई योजनाएं बनाई हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना, PMEGP योजना से लेके बहुत सारी योजनाएं, उनको बैंक से जो लोन मिलता है वो गारंटी ना होने के कारण लोन मिल नहीं पाता था। उसकी गारंटी सरकार ने ले ली है, लेकिन बैंक उनके लोन को अप्रूव नहीं करते थे। अब सरकार लगी हुई है उनके लोन को अप्रूव कराने के लिए। कल 100 करोड़ रुपए हम लोगों ने 1,500 लोगों को दिलवाए हैं। उसके पहले 3 महीने पहले भी 100 करोड़ रुपए दिलवाए थे।
पहले तो 10 करोड़ भी नहीं देते थे ये लोग बैंक वाले, ये अपना धंधा फैलाते थे लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करते थे बैंक की। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये सरकारें हैं जो बैंकों से बेरोजगारों को उनके हुनर के मुताबिक रोजगार वो कर सके। इसके लिए पूंजी यदि नहीं है तो पूंजी उपलब्ध कराने का काम जब सरकारें करने लगी हैं तो इसका मतलब ये है कि देश की गंभीर समस्या को सरकार ने समझ लिया है, उस गंभीर समस्या पर इलाज शुरू हो गया है बीमारी पर, और वो इलाज जैसे ही पूरा होगा तो है अमृतकाल के दौरान ही भारत अपने इन बेरोजगार नौजवानों के दम पर उनको स्वरोजगार से जोड़कर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में एक तरफ सिंचाई और एक तरफ ये स्वरोजगार, एक तरफ पर्यटन की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, इस लाने के लिए जो काम सरकारें कर रही हैं वास्तव में उसको बहुत अच्छे तरीके से गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया है। और यदि ये हो रहा है तो हमको मानना पड़ेगा कि हो रहा है, और यदि कुछ और चीज़ें नहीं हो पाई है तो वही पूरा करेगा जो कर रहा है। यदि लक्ष्य प्राप्त हो गया होता तो अमृतकाल बनाने की जरूरत क्या थी? फिर तो हम लोग कहते हैं कि हम विकासशील हैं, हमें विकसित बनना है, हमने 50% दूरी पूरी कर ली है, बचा हुआ दूरी को पूरा करने के लिए कमर कस रहे हैं हम, और उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसके लिए पूरी सरकारों को, पूरे देश को उस दिशा में ड्राइव कर रहे हैं। और इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है और हम सब के सहयात्री बनके और इस मिशन को पूरा करने में सफल हो सके, इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। और संगोष्ठी भी उसी का एक पार्ट है, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, जिसमें हर आदमी अपने मंथन करके अपने विचार दे रहा है, उसको लिपिबद्ध करके पुस्तक के रूप में देखे, और हर व्यक्ति क्या कर सकता है वो अपनी जिम्मेदारियां तय करें। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम लोग भी यदि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, इसमें कई चीज़ें हैं, पर्यावरण से लेके और तमाम तरह की चीज़ें हैं। हम वृक्षारोपण के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, हम बिजली बचाने के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, हम पानी के संरक्षण में क्या कर सकते हैं। ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम पानी व्यर्थ न जाए, पानी का संरक्षण हो, बिजली व्यर्थ न जाए, बिजली का संरक्षण हो। पेड़ लगाने से तो इससे अच्छा काम तो कुछ दूसरा है ही नहीं। तो इन सब क्षेत्रों में यदि हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक महान लक्ष्य प्राप्त होगा, और भारत आने वाली पीढ़ी इस बात को लेकर गर्व करेगी कि रहे होंगे किसी संग्राम में जहाँ पिछड़े, लेकिन आज तो हम सबसे आगे हैं। सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा संभावनाएं हमारे यहाँ हैं, अवसर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। और अवसर ही हमारा युवा चाहता है कि अवसर इतने हों कि हम अपनी नौकरी को प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाने की मजबूरी से हम मुक्त हो जाएँ। तो इसलिए हम सब इसी लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका तय करके और आगे बढ़ें, यही सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब इस प्रकार के हॉल में इस प्रकार के कार्यक्रम ना होके और एक अच्छे ऑडिटोरियम में होने की ज़रूरत है। इस कॉलेज का ऑडिटोरियम था तो बहुत ऐतिहासिक, लेकिन उसमें जब भी कोई भाषण देता था तो समझ नहीं आता था कौन क्या बोल रहा है। उसका इकोसिस्टम बहुत गड़बड़ था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वर्ल्ड बैंक से 80 करोड़ लाख रुपए आपने सेंक्शन करा के और उसको इंटीरियर करा दिया है। अब कुर्सी नहीं है और साउंड और लाइट का भी कुछ 16 लाख रुपए का एस्टिमेट और 36 लाख का कुर्सियों का है। तो मैंने आने के पहले ही कलेक्टर से बात करके DMF योजना से हमने कहा है कि जब 80 लाख उन्होंने अरेंज कर दिए तो 50 लाख आपको देने में क्या दिक्कत है। तो कह रहे थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही आपको वो उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि DMF की राशि खत्म हो गई है और अप्रैल में नहीं आ जाएगा। तो पहली स्वीकृति DMF की योजना की अगले फाइनेंशियल ईयर में जो होगी तो आपकी नंबर डॉक्टर गुंजन सिंह को बुलाना चाहूँगा कि वो अतिथियों का आभार व्यक्त करें। डॉक्टर गुंजन सिंह, इसके पश्चात चाय यहीं पर हो जाएगी और हम लोग सेशन शुरू करेंगे। इसके बाद भोजन की व्यवस्था है। गुंजन सिंह। आज की
संगोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन विधायक रीवा का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हमारी संगोष्ठी को सफल बनाया। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री राजेंद्र ताम्रकार जी का मैं अध्यक्ष जन भागीदारी समिति शासकीय ठाकुर राणा सिंह जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अखिलेश गुप्ता जी, अध्यक्ष गवर्निंग बॉडी शासकीय ठाकुर राणा सिंह महाविद्यालय रीवा का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हमारी प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अर्पिता अवस्थी मैडम जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में माननीय डॉक्टर पी.के. गुप्ता जी, समाजशास्त्र एवं समाजकार विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय श्री वेंकटेश प्रसाद जी, नगर निगम अध्यक्ष का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। IQAC के समन्वयक आदरणीय डॉक्टर S.B. शुक्ला सर जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेश शुक्ला सर जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। संगोष्ठी के आयोजक डॉक्टर अखिलेश शुक्ला सर जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित महाविद्यालय के सभी वरिष्ठ प्राध्यापकगण एवं विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी अतिथिगण, छात्र छात्राएँ, मेरे सहयोगी साथियों, शोधार्थी और अंत में मीडिया में सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।